आज फिजिक्स था। एक्सप्रेशन टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में 2 क्लास पहले हो चुके हैं और कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टाइम पहले से स्पष्ट नहीं था कि 2 लेक्चर मिलेंगे या 4, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दी थी वहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। ये पहले से क्लियर होता है तो फिर इत्मीनान से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय अपन को जो मिला है उसका उपयोग कर लें। इस क्वेश्चन की शुरुआत में हमने पहले बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है ना। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ये शब्द जो है बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हम खाना खा रहे हैं तो इंटेस्टाइन से होकर के एनस द्वारा जो चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या वो कहलाती है, जो शरीर के अंदर गया ब्लड में, ब्लड से गया सेल्स में, और सेल्स में उसका डिकम्पोजिशन हुआ, उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकले वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये प्रोसेस जिसमें हमने इंटेस्टाइन से फूड को डाइजेस्ट किया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना वो कहलाता है डिफिकेशन। ठीक है ना, उसको एक्सक्रीशन नहीं कहते, डिफिकेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना वो कहलाता है डिफिकेशन। ठीक है, एक्सक्रीटा को बाहर निकालना डिफिकेशन, और एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन। अंतर समझ आ गया तुम्हें? अब मेटाबॉलिज्म शुरू कैसे होगी? आपको मालूम है जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट अगर है तो ग्लूकोज के रूप में चेंज होगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 बनते हैं, तीनों बाद में ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड में चेंज होगा। प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो अमीनो एसिड में चेंज होगा, और फैट अगर ले रहे हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा माइक्रोविलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं, अमीनो एसिड भी माइक्रोविलाई की ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इंटेस्टाइन में जो सेक्शन आपने इंटेस्टाइन का अगर देखा हो तो इसमें माइक्रोविलाई ऐसे होते हैं। तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का कॉन्सेंट्रेशन यानी अमीनो एसिड या ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऐसी स्थिति में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फूड का जो एक्सक्रीशन हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोविलाई। हुआ क्या, ये माइक्रोविलाई के अंदर ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किसमें होगा? ये है ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है अंदर, कैपिलरीज का ये, और अमीनो एसिड ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? ब्लड वेसल्स में। और ये है लिम्फ वेसल्स, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। और ये है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स में क्या एब्जॉर्ब होगा? फैट या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ वेसल्स में, अमीनो एसिड और ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और ये ब्लड
फैटी एसिड ग्लिसरॉल को तो सीधे सीधे पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाएगा। लिम्फ वेसल्स में जो लिपिड है, लिम्फ वेसल्स में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये भी अपना फैटी एसिड ग्लिसरॉल को जाकर के हार्ट के पास, यहाँ पर जो प्री केवल और पोस्ट केवल होती हैं, तो यहाँ यहीं पर आकर के लिम्फ वेसल्स अपना क्या डाल देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसी ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। ठीक, तो ब्लड वेसल्स में फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी पहुँच जाता है और अमीनो एसिड और ग्लूकोज तो पहले से पहुँच ही गया। तो सब कुछ जब ब्लड में पहुँच गया और ब्लड पहुँचा कहाँ पर, हार्ट में। हार्ट में पूरे शरीर में इसको पंप कर दिया शुद्ध रक्त के साथ में। आपको मालूम है ये एक रक्त डॉर्सल एओर्टा कॉलम, ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पीछे की ओर ले जाएगी, ऊपर जो सिस्टमिक आर्च बना करके जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो ऊपर ले जाएगी, कैरोटिड और अन्य ब्रांचेस जो है एंटीरियर पार्ट को ब्लड ले जाएगी, ये पोस्टीरियर पार्ट को डॉर्सल एओर्टा ब्लड ले जाएगी। इन एओर्टा के साथ पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाएगा, उसके साथ में क्या जाएगा, फूड। ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाएगा और ये सब पहुँचेगा कहाँ पर, ब्लड वेसल। ये ऐसे निकलेंगे जिन सेल्स के पास से, उन सेल्स में डिफ्यूजन के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फूड पहुँचा देंगी कहाँ, सेल में। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल सब लोग यूज कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हैं, क्या क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन। तो ये क्या चल रहा था, फूड का ब्रेकडाउन ही तो चल रहा था। जो आपने क्या खाई, पनीर खाई, ठीक है, वो पनीर किसमें टूट गई, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहाँ पहुंच गए, सेल में। ग्लूकोज पहुंच गया सेल में। अब आपको मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन भी इस प्योर ब्लड जा रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना ब्लड वेसल्स के माध्यम से सेल्स तक, तो ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन द्वारा पहुंच गई, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों पहुंच गए। आपने क्या किया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP जो जनरेट की, तो ये दो उत्सर्जी पदार्थ मिले हमें स्टेटिक मटेरियल, एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। ठीक, ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, कैटाबॉलिज्म के द्वारा हमने एनर्जी जितनी जरूरत थी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से प्राप्त कर ली। इसी तरह से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अंदर जाएगा और अमीनो एसिड अगर आपने प्रोसेस पढ़ी होगी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो उसमें उस प्रोसेस में पहले है ग्लाइकोलिसिस, फिर है क्रेब्स। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस द्वारा क्या बन जा रहा है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। ठीक, यहाँ पर ऑक्सलो एसिटिक एसिड को लेकर के एसिटिल कोएंजाइम ए 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड बना देते हैं, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। इस प्रोसेस में CO2 के 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और वापस फिर से 4 कार्बन वाला, यह ऑक्सलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 6 कार्बन वाला साइट्रिक एसिड है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में निकल जाएगा, होता क्या साइट्रिक एसिड। फिर क्या है दूसरा, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड,
आइसोसाइक्लिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड ऐसे 10 स्टेप है। तो अमीनो एसिड क्या करता है, जब अमीनो एसिड टूटेगा तो अमीनो एसिड साइट्रिक एसिड में या आइसोसाइट्रिक एसिड में या ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड में या फ्यूमेरिक एसिड में, ये क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसमें चेंज हो जाएगा, टूटेगा और टूट करके क्रेब्स साइकिल में उपयोग में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन भी इसी क्रेब्स साइकिल के किसी बीच वाले स्टेप के रूप में होता है। और जो भी स्टेप बीच में है, जैसे यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड है या ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड है, तो ऑक्सोलोसक्सिनेट बन गया, अमीनो एसिड से क्या बन गया, ऑक्सोलोसक्सिनेट, और वो क्रेब्स साइकिल में जाकर ये टूट गया और एनर्जी। ठीक है। तो ग्लूकोज जिस तरह से आपका ब्रेकडाउन हो रहा है वैसे ही उसी साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में अमीनो एसिड भी टूट जाएगा। फैटी एसिड टूटेगा किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है। या ग्लाइकोलाइसिस के बीच में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कोई ना कोई ऐसा स्टेप बीच का जो हमें ग्लाइकोलाइसिस की कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इस प्रोसेस में मिल रहा है, उसके किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में फैटी एसिड, अमीनो एसिड ये टूट करके और वहाँ से आगे के ब्रेकडाउन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो सब डिकम्पोज होकर के बाद में उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे। तो अगर अमीनो एसिड टूटेगा तो अमीनो एसिड के टूटने से क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनेंगे। क्या बनेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल से आप क्या बना देते हैं, अमोनिया। ठीक है। या यूरिया या यूरिक एसिड या ग्वानीन या ट्राइमेथाइल एमीन, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, और लिपिड के ब्रेकडाउन से क्या बनाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए। और एसिटिल कोएंजाइम ए बाद में जब अंदर क्रेब्स साइकिल में उपयोग में नहीं आ पाता, मान लीजिए अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है, तो जितना कार्बोहाइड्रेट है ऑक्सोलोएस्टिक एसिड उपलब्ध है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सोलोएस्टिक एसिड का है तो एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम का जुड़ेगा, तभी तो 6 कार्बन साइट्रिक एसिड बनेगा। अब अंदर ऑक्सोलोएस्टिक एसिड कम है तो एसिटिल कोएंजाइम ए अंदर जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको लेते ही नहीं है। तो ऑक्सोलोएस्टिक एसिड की कमी हो जाएगी। फैट अगर डाइट में ज़्यादा है तो एसिटिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल जुड़ करके एसिटोएसिटिक एसिड या एसीटोन या कीटोन बॉडीज बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज। जिसमें एस्टोएस्टाइल कोएंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड या एसीटोन, तीनों चीजें शामिल हैं। ठीक है। तो वो भी उत्सर्जित पदार्थ है जो हानिकारक है शरीर के लिए। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में लिपिड है तो वो कीटोन बॉडीज की स्मेल ब्लड में आने लगती है, ब्लड के साथ लंग्स से सांस बाहर निकलती है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, तो ये आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं तो वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन का काम कौन कौन से हम कर रहे हैं, उसमें पहला तो हम किडनी तो जानते ही, उत्सर्जन में लंग्स का भी योगदान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का बाहर काम कौन कर रहा है, लंग्स। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई है। दूसरा इसकी मटेरियल क्या है, वाटर। तो पर डे लगभग हम लोग आधा लीटर जल वाष्प के साथ निकालते थे। आपको मालूम है, जो जलवाष्प हम एक सांस बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन के दौरान, तो उसमें जलवाष्प निकलती है। तो वाटर वेपर जो है वो जो निकल रही है वो भी बाहर एक्सक्रीटिंग मटेरियल है जो निकल रहा है। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल में क्या है, आपका अमोनिया है। ठीक है। अब अमोनिया बहुत ज़्यादा
हानिकारक है, तो अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें तो अमोनिया पानी की जरूरत ज़्यादा होती है उसको बाहर निकालने के लिए निकाल देते हैं। जो टेरेस्ट्रियल है लेकिन पानी पर्याप्त मॉडरेट क्वांटिटी में है उपलब्ध है, वो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, कुछ समय तक हम रोक सकते हैं, लेस टॉक्सिक है। और हाई टॉक्सिक कंडीशन है अमोनिया की, उसके बाद कम टॉक्सिक है यूरिया, और कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड, क्रिस्टल फॉर्म में या सेमी लिक्विड पेस्ट के रूप में हम चेंज कर लेते हैं। और उसको आप जो है बाद में बहुत कम मात्रा पानी की उसकी एक्सक्रीशन के लिए चाहिए तो यूरिकोटिलिक एनिमल्स में ऐसा एक्सक्रीशन है। तो वाइन वगैरह और जो सभी पदार्थ हैं, तो ओवरऑल ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रोसेस किडनी के माध्यम से हो रही है, ठीक है। कार्बन ग्लूकोज से टूटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जल को निकालने की प्रोसेस रिस्पायरेशन द्वारा हो रही है, ठीक है। लिपिड के टूटने से निकलने वाले जो कीटोन बॉडीज हैं, वो कीटोन बॉडीज को हम लोग पहले तो इसी साइकिल में यूज कर लेते हैं। एसिटिल कोएंजाइम का उपयोग किसमें हो जाएगा? क्रैब साइकिल में हो जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो कीटोन बॉडी शरीर में एसिडिटी क्रिएट करती है, वो ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगी। लंबे समय तक अगर व्रत रहते हैं, भूखे रहते हैं, या डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होगा? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंसुलिन की कमी से रुक जाती है। तो ऐसे में जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं हम कंज्यूम कर पा रहे तो हम शरीर के फैटी एसिड को तोड़ेंगे, फैट को तोड़ेंगे। तो इसलिए डायबिटीज़ में बॉडी धीरे धीरे दुबले होने लगते हैं, फैट रिड्यूस होता है, वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होकर के फिर एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। अब ग्लूकोज नहीं ले पा रहा तो ऑक्सोएसिटिक एसिड की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम की मात्रा बढ़ जाएगी, जब मात्रा बढ़ेगी तो कीटोन बॉडीज बनेगी। ऐसे लोगों की स्मेल में एसीटोन की महक आती है कीटोन बॉडीज की, वो एसीटोन के रूप में, स्मेल के रूप में उत्सर्जित पदार्थ हमारा बाहर निकलता रहता है स्मेल के द्वारा। जैसे अल्कोहल मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ी होगी, लिवर में अल्कोहल एब्जॉर्ब होकर के और ब्लड में जाके मेटाबॉलिज्म जब करेगा तो जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनकी माउथ से अल्कोहल की स्मेल आती है ना, लंग्स से वो बाहर निकाला जाता है। तो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो किडनी से जो निकालने वाले जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लंग्स से क्या क्या निकाल दिया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, अल्कोहल भी निकाल देंगे, कीटोन बॉडीज भी लंग्स से ही बाहर निकाल देंगे। तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका कौन सा हो गया? ठीक है। तो ये सब जो निकालने हैं वो जिसके माध्यम से निकालना, मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी मटेरियल को ही बाहर निकालो बिना मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म के बाद कीटोन बॉडीज बनी, वो ब्लड में ज्यादा हो गई तो ब्लड वेसल्स के साथ लंग्स तक पहुंच गई, लंग्स के ब्लड वेसल, वहां डिफ्यूजन द्वारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर लंग्स की स्मेल के साथ अल्कोहल, कीटोन बॉडीज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर निकल गए। तो लंग्स एक एक्सक्रीशन है, हम कर रहे हैं। अधिक मात्रा में वाटर है अगर बॉडी में तो आपकी स्किन सब लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन क्या है? इंट्यूबमेंट या स्किन। स्किन क्या बाहर निकालती है? स्किन में दो तरह की ग्लैंड होती है, कौन कौन सी? स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। मालूम है आपको? मालूम है ना? तो स्वेट ग्लैंड क्या निकालती हैं? पसीना। और सेबेसियस ग्लैंड ऑयल, ठीक है। तो ऑयल अगर शरीर में ज्यादा है या शरीर में पानी ज्यादा है या मौसम आपका गर्म है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन करके हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन स्किन की सहायता से वाटर वेपर्स के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में, सेबेसियस ग्लैंड ऑयल के रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालेंगे। और इसके अलावा लैक्टिक एसिड भी स्किन से बाहर निकाला जाता है। लैक्टिक एसिड भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो वो स्किन से बाहर निकालते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है मालूम है आपको? आपने पढ़ा होगा जब हम तेज दौड़ लगाते हैं तो थक जाते हैं, तो क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड के रूप में जम जाता है, जिससे हम थक जाते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें देखा होगा मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सार्कोमियर का, ये कॉन्ट्रैक्शन कम हो पाएगा। तो लैक्टिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा ही थकावट क्रिएट करती है। तो वो लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा है तो कौन निकालते हैं?
स्किन बाहर निकालेगी। ठीक है, वाटर को ज़्यादा नहीं, पानी ज़्यादा है शरीर में, मौसम गर्म है तो पानी का एक्सक्रीशन होगा, मौसम ठंडा है तो पानी का एक्सक्रीशन कम होगा। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन देख करके वेस्ट मटेरियल को हम निकालने के लिए इंटीग्रेट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पता है किडनी, ये तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही है। और चौथा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका कौन सा है? लीवर। ये चार आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, मनुष्य की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल की। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो भी हमने भोजन लिया है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड में उसका ब्रेकडाउन होगा और यही कैटाबॉलिज्म होगी। कैटाबॉलिज्म के बाद जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, किसके माध्यम से? लंग्स के द्वारा, इंटीग्मेंट द्वारा, किडनी द्वारा या लीवर द्वारा। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। लीवर और क्या काम करता है? लीवर टॉक्सिक मटेरियल को भी बाहर निकालता है, टॉक्सिन जो विषैले पदार्थ हैं उनको भी फिल्टर करके बाहर निकालता है। ठीक है, इसके अलावा फैगोसाइटोसिस होती है लीवर की सेल में, कुफर सेल्स होती है लीवर में, वो कुफर सेल्स जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको खा जाती हैं। ठीक है ना, तो लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने और शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं लगातार एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालेंगे, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में ये चार ऑर्गन्स काम करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन हमारा क्या करती है? डिफिकेशन करती है। ठीक है, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में जो हैवी मेटल्स के साल्ट हैं उनको बाहर निकालती है। हैवी मेटल्स के साल्ट जो होते हैं उनको डिफिकेशन के द्वारा बाहर निकालती है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि एक्सक्रीशन का मतलब हो गया मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का को शरीर के बाहर निकालना। अब जैसे मेटाबॉलिज्म के में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया डाइट में तो हमारी ज़रूरत जब पूरी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट के उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके प्रोटीन में चेंज करेंगे या लिपिड में चेंज करेंगे, या आप प्रोटीन अमीनो एसिड ज़्यादा है तो उसको फैट में चेंज कर लेंगे, या फैट ज़्यादा है तो भी उसको लिपिड के रूप में चेंज कर लेंगे। तो रिजर्व फूड मटेरियल हमारा स्किन के नीचे पहला तो रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा भोजन है तो क्या करेंगे? हम एनाबॉलिज्म करेंगे। पहला स्टेप तो समझ में आ गया आपको? कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक प्रोसेस समझ में आ गया। कैटाबॉलिज्म में जो चीज़ें हमें खानी थी इन चार ऑर्गन्स की सहायता से निकाल दी। जो चीज़ें ज़्यादा हैं उसको सहायता से हमने क्या किया? शरीर की ग्रोथ करने के लिए शरीर में अमीनो एसिड बनाए। ठीक है, और वो अमीनो एसिड आपके शरीर में बोन्स में ऑस्टिन प्रोटीन बनाएंगे, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मालूम है मायोसिन, एक्टिन, ये सब फिलामेंट किससे बनते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, जिससे मसल्स बनती हैं। ठीक है, तो शरीर की एनाबॉलिक प्रोसेस इसी मेटाबॉलिज्म का सेकंड स्टेप है। तो बाकी जो चीज़ें ज़्यादा है वो हमारे एनाबॉलिज्म में शरीर की ग्रोथ में काम आ जाएंगी, और इस दौरान जो हानिकारक चीज़ें हैं कैटाबॉलिज्म के द्वारा जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल हैं वो एक्सक्रीशन द्वारा बाहर निकल जाएंगी। काम की चीज़ें एनाबॉलिज्म द्वारा शरीर की ग्रोथ में उपयोग कर ली जाएंगी। ये एक रेगुलर प्रोसेस शरीर में चलती रहती है। इसीलिए आप छोटे से एग से आज कैसे हो गए? बड़े हो गए, है ना? ये ग्रोथ क्या सिंगल सेल से या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का जो विकास है उसमें क्या हुआ? रेगुलर एनर्जी की जरूरत भी पूरी हुई कैटाबॉलिज्म के द्वारा, और जो चीज़ें सरप्लस थी वो एनाबॉलिक ग्रोथ में काम आ गई। ठीक, बीच में एक्सक्रीशन का एक स्टेप है हानिकारक चीज़ों को और अनडाइजेस्टेड फूड को डिफिकेशन द्वारा और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीशन द्वारा हम बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वेस्ट मटेरियल में हम अलग अलग एनिमल्स में देखेंगे
तो सब में वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, और उन मॉडिफिकेशन में आपको फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक पूरे फाइलम को देखना पड़ेगा, किसमें क्या स्क्रिटरी ऑर्गन है, और उन स्क्रिटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला फाइलम क्या है आपका? प्रोटोजोआ। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स का फाइलम है। अब यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे आपका अमीबा। अमीबा क्या करेगा? कोई अमीबा के अंदर ऑक्सीजन कम है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ऑक्सीजन चली जाएगी, और फूड का डिकम्पोजिशन होने के बाद CO2 बाहर निकल आएगी। ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल अंदर ज़्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है, वैसे ही अमीबा उन चीज़ों को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और एक जैसे फूड है, अमीबा ने स्यूडोपोडिया बनाया, कोई फूड है उसको अंदर करना है तो उसके चारों तरफ धीरे धीरे क्या करेगा, ये ऐसे स्यूडोपोडिया बनाएगा और फूड को धीरे धीरे अंदर कर लेगा। तो फूड अंदर जाकर क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल बन जाएगी। फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद ये फूड डाइजेस्ट हो गया और काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया। सेम वही प्रोसेस है जो हम लोगों में है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो चीज़ें बची फूड वैक्यूल जाके बाहर फट जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो किससे हो रहा है? आउटर लेयर क्या है? पेलिकल या बॉडी वॉल। ये फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो फाइलम पोरीफेरा में भी अभी डिप्लोब्लास्टिक लेयर है ना, कोई ऑर्गन्स बने नहीं। तो फाइलम पोरीफेरा में क्या आपने पढ़ा होगा? साइक्लोन, स्पंज पढ़े हैं। इसमें बॉडी में बहुत सारे क्या हैं? ऑस्टिया। ठीक है, और ऊपर की ओर है ऑस्कुलम। ऑस्टिया से पानी और भोज्य पदार्थ फूड भी ऑस्टिया से ही अंदर जाता है, और ऑस्कुलम द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बाहर निकल जाते हैं। तो अब इसका सेक्शन अगर काट के देखेंगे, यहाँ पर कौन सिस्टम कहता है? कैनाल सिस्टम ना। ये कैनाल सिस्टम आप देखेंगे तो इसके कैनाल सिस्टम में तो ऐसे स्किन फोल्डेड है। ऐसे स्किन क्या हो गई? ये ऑस्टिया बाहर निकले, ऑस्टिया से पानी अंदर आ गया, पानी के साथ भोज्य पदार्थ हैं वो अंदर आ गए इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से फिर आ गए स्पंजेस। ये क्या है? यहाँ पर जो रेडियल कैनाल में कोएनोसाइट्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं? कोएनोसाइट सेल्स। ठीक, ये फूड को ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, फूड को अंदर खींच करके और बीच में मीजेनकाइम कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी वॉल ही यहाँ पर भी फूड को अंदर ले रही है और हानिकारक चीज़ों को यहीं से ही सीधे सीधे स्पंजिस में रिलीज कर देती है। तो पोरीफेरा में भी क्या हो गया? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में क्या है? बॉडी वॉल ही है ना, ये यही स्टेशन में काम कर रही है, जो स्किन है वही स्टेशन में काम कर रही है, अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाइलम सिमेंट्रेटा में क्या होगा? सिलेंट्रेटा में आप देखेंगे ये स्पंज जैसा है
ऐसे सिलेंट्रेट्स भी सिलेंड्रिकल ही हैं, अलग अलग तरीके के हैं। सर्कुलर यानी रेडियल सिमेट्री वाले हैं तो हाइड्रा है। हाइड्रा के माउथ में इस तरह से टेंटिकल्स होंगी, ये हाइड्रा है। यहाँ से फूड अंदर गया और अंदर जो है पूरी एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है मालूम है आपको? गैस्ट्रो यानी पाचन करने वाली, और वैस्कुलर कैविटी या इसी को बोलते हैं सीडेंट्रॉन। अब यहाँ पर भोजन का पाचन हुआ तो एब्जॉर्प्शन भी होगा ना, और एब्जॉर्प्शन हुआ तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उत्सर्जन भी उसका होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो यानी सिलेंट्रॉन या ये अंदर वाले जो बॉडी वॉल है इंडोडर्म, यही एक्सक्रीशन का काम करेगा। ठीक है ना? कौन काम करें यहाँ पर? और सिलेंट्रॉन में क्या है? बॉडी वॉल। ठीक है ना? और जो उत्सर्जी पदार्थ है यहाँ से माउथ से बाहर निकाल दीजिए। समझ में आ गई? फिर चौथा फाइलम आपको मालूम है कौन सा है? तो भाई चौथा फाइलम कौन सा है? कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। आप जो है, और कौन बताएगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। और कौन बताएगा भाई? चौथा फाइलम पहले नाम बताएं। सिलेंड्रेटा को निडेरिया कहते हैं। क्यों भाई? चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। हाँ चलिए आप बताइए भाई कौन सा फाइलम होगा सिलेंड्रेटा के बाद? खड़े फाइलम सिलेंड्रेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? आप खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? है क्या? वीरेन मिलियन। अच्छा आपका है? उदय राज। ठीक है। अच्छा अंदर से पैर अंदर कर लो। हाँ आपको बेटा? हाँ खड़े हो। चलो आपका? प्लेटिहेल्मिन्थेस। हाँ कौन सा फाइलम होगा? पता नहीं। इकाइनोडर्मेटा और हैं? इकाइनोडर्मेटा। अच्छा चलो, तो पहले तो भैया ऐसा है कि इकाइनोडर्मेटा वाले खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। ठीक है, अभी हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैठ जाएं। अब ये स्थिति है क्लास में कितने लोग हैं? 3 2 5 1 6, और कितने में से? 7 8 9 10 11 में से 6, यानी 60% से ज़्यादा लोग, 65% लोगों को फाइलम का क्रम नहीं मालूम और तैयारी नीट की हो रही है। ये समझ में आ रहा है कि आपने 9th 10th 11th 12th में बिल्कुल लापरवाही की। ठीक है, अब हम आपको किसी लेवल पे ले जाने के ये उम्मीद करें कि हम सीधे सीधे सिलेंट्रॉन पढ़ा दें, तो ये कैसे संभव है जब तक आपको फाइलम का क्रम नहीं मालूम। दूसरी चीज़, जो लोग क्या बता रहे हैं सिलेंड्रेटा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो टिनोफोरा बीच में खा गया है, सही वो भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक नज़दीकी फाइलम बता रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम कौन सा होगा? लेकिन इतना तो हम मान सकते हैं कि माइनर फाइलम आप भूल सकते हैं, लेकिन चौथा फाइलम की जगह आप सीधे सीधे सेकंड लास्ट फाइलम में पहुंच जाएं, इसका मतलब क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाइए, बैठ जाइए। और ये रिजल्ट के लिए आप उम्मीद ना करें अगर आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर ये स्थिति है, 12th हो गया ना? 12th हो गया आपका? अभी क्या कर रहे हैं? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। एडमिशन हो गया? कहाँ पे? खतरनाक है आपका? कहाँ पे एडमिशन है? छतरपुर में। आपका कहाँ एडमिशन है? हमने जैन में एडमिशन हो गया। अच्छा आपका? वीरभूम महोबा में एडमिशन फर्स्ट ईयर में हो चुका है एडमिशन की? सेकेंड ईयर है आपका? और सेकेंड ईयर है
आपका भी सेकेंड ईयर है फर्स्ट ईयर है, पास हो गए फर्स्ट ईयर में, प्रमोट हुआ, ठीक है। अब ये जान लीजिए कितना बड़ा अंतर है प्रमोटेड और पास में। प्रमोटेड का मतलब ये है कि आप 12th से और बीएससी सेकेंड ईयर में भेज दिए गए हैं, पास नहीं। अगर अगला एग्जाम जो आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ ना, सेकेंड ईयर का एग्जाम अगर आप फेल होते हैं तो वापस एडमिशन 12th का माना जाएगा, फिर उनसे शुरुआत होगी, ठीक है। और जब आपको फाइलम का क्रम नहीं मालूम, फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट और सेकंड पेपर वर्टिब्रेट है, जिसमें फाइलम के बाद उसके क्लास ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन है, उसके एनिमल की टाइप स्टडी है। वो अगर बिना पढ़े आप प्रमोट हो गए हैं तभी आप यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो आपको 12th से आगे की जाने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और ये स्थितियाँ नीट की आप भूल जाइए। तो ध्यान से अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, नहीं तो टाइम पास करने कोई मतलब नहीं, समझ आया। अब हम आपको चाहे इतना अच्छा पढ़ा दें, आपका जब बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जो है आगे फिर परेशानी होगी। तो 12th के सिलेबस को फिर से एनसीईआरटी निकालिए और एनसीईआरटी को दोबारा पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम कौन सा था? टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी स्क्रूटी ऑर्गन्स नहीं बने, यहाँ पर भी स्पेशल के लिए बॉडी वॉल ही है, ठीक है। टीनोफोरा के बाद पांचवा फाइलम कौन सा है? प्लेटिहेल्मिंथी। ठीक है, प्लेटिहेल्मिंथी के अंतर्गत कौन से वार्म्स आते हैं? फ्लैट वार्म्स, आपने पढ़ा होगा ना, फ्लैट वार्म्स। इनमें स्क्रूटी ऑर्गन क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्वेश्चन को रट लेना, ये सिलेक्शन के लिए स्थायी रास्ता नहीं। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आपको परेशानी होगी, और रट करके आप एक निश्चित लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते। फाइनल रिजल्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने पड़ेंगे और रटना भी पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा जहाँ जैसी जरूरत है। इसलिए किताब उठाइए एनसीईआरटी की, पहले उसको समझिए और पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। कोई भी चैप्टर चल रहा है आपको अभी तक, आप कम से कम उसको देख लेना चाहिए था। फिर देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटिव ऑर्गन हो गया किसमें? फ्लैट वार्म में। फ्लैट वार्म में आपने कौन सा एनिमल पढ़ा है? हेसियोरा हेपेटिका बीएससी फर्स्ट ईयर में था। 12th में क्या था आपके उसमें? 12th में भी कुछ रहा होगा चैप्टर, नहीं है, हटा दिए गए, चेंज हो गया। अगला फाइलम कौन सा है? एस्केलमंथीस। एस्केलमंथीस को क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स, ठीक है, गोल कृमि। एस्केरिस पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें रेनेट सेल्स हैं, रेनेट सेल्स या रेनेट ऑर्गन्स, ये स्टेशन के लिए होती हैं। तो ये सब सिस्टम को आपको एक तरफ से ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? एस्केलमंथीस के बाद एनिलिडा। एनिलिडा में स्क्रूटी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया दोनों में क्या है? रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स को छान करके डक्ट द्वारा ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये रेस्पिरेटरी पोर है, जो बॉडी में जो सीरोम है, सीरोम जैसे बॉडी में सीरोम से जो भी उत्सर्जित पदार्थ हैं ये ऐसे छान लेते हैं और अंदर उत्सर्जित पदार्थों को छान करके और उनको बाहर निकाल लेते हैं। ये नेफ्रिडिया या प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी स्टेज है और उसके बाद नेफ्रिडिया का विकास होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लैट सेल्स भी कहते हैं ना, हाइलम प्लेटिहेल्मिंथी में फ्लैम सेल्स पड़े होंगे, फ्लैम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया।
रेनेट सेल्स एस्केमेंथेज में और नेफ्रिडिया आपका फाइलम एनिलिडा में स्क्रूटी ऑर्गन है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एनिलिडा के बाद अगला फाइलम कौन सा है? नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा एक बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा का नाम जो रखा गया, आर्थो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब लिम्ब। ज्वाइंट लिम्ब वाले एनिमल्स का जो ग्रुप समूह है उसमें ये सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम की लगभग 65% स्पीशीज फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है, ठीक है। इसमें कई ग्रुप हैं। एक है इंसेक्टा, दूसरा क्या है? क्रस्टेशिया, तीसरा है एरेक्निडा, ठीक है ना। इंसेक्टा में कौन सा आता है? कॉकरोच आता है, ठीक है। उसमें स्क्रूटी ऑर्गन क्या है? कॉकरोच का स्क्रूटी ऑर्गन मेलपिगियन ग्लैंड, मेलपिगियन ग्लैंड्स। क्रस्टेशिया में क्या आता है? प्रॉन, एलिमॉन, है ना। प्रॉन में स्क्रूटी ऑर्गन क्या है? एंटीनरी ग्लैंड, यानी क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। एरेक्निडा में क्या आता है? स्पाइडर, मकड़ी आती है। इनमें कौन से स्क्रूटी ऑर्गन होते हैं? कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। इस तरह से आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्क्रूटी ऑर्गन हैं, ठीक है। और उन स्क्रूटी ऑर्गन्स की सहायता से एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग मॉडिफिकेशन सब में है। नेक्स्ट फाइलम आपको कौन सा है? कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का में कौन से हैं ऑर्गन ऑफ भोजेनस? ऑर्गन ऑफ भोजेनस एंड केबर ऑर्गन, इसमें है फाइलम मोलस्का में। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? अब आया आपका एकाइनोडर्मेटा। बताइए कहाँ रख दिया था आपने सीलियम डेटा के बाद सीधे एकाइनोडर्मेटा, और एक नहीं सबके सब। कितनी बड़ी गलती है बताइए आप। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हमें मतलब आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ तक पढ़ के आ कैसे थे। आप 11th के सिलेबस को आप पूरा किए बिना 11th पास हो गए, 12th पास हो गए, एमएससी फर्स्ट ईयर पास हो गए और नीट की तैयारी करने लगे, और वापस आपको जरूरत कहाँ पढ़ने की है? 11th पढ़ने की है। जो जहाँ पर है वो अगर कंप्लीट हो गया वही तैयारी है। तैयारी का कोई अलग से कोई शॉर्टकट नहीं है। जो सिलेबस जब आपके सामने है वो पूरा कर लीजिए, पेपर पूरा पूरा उसी से ही आएगा। एनसीईआरटी अपने आप में कंप्लीट बुक है और बहुत समराइज वे पे उन्होंने सब कुछ रख दिया है, और छोटी सी किताब है। आप अगर एक बार पढ़ना चाहेंगे बड़े आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। उसको फिर से उठाइए, उसके बाद फिर आप कोई नोट्स उठाइए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए कम से कम। अब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी कोई स्क्रूटरी ऑर्गन नहीं होता। जैसे कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा पढ़ा है, ऐसे इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, कौन सिस्टम? वाटर वेस्कुलर
सिस्टम। स्टार फिश का नाम सुना है आपने, पहले में काइनोडर्मेटा में आती हैं। तो स्टार फिश में वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम किसने पढ़ा है? जब आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो होगा, स्टार फिश को नहीं पढ़ा, पेपर नहीं कोई अलग बात है, लेकिन किताब तो खरीदी होगी कोई। कौन सी बुक ली थी बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर के लिए? जूलॉजी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं काइनोडर्मेटा की, जूलॉजी नहीं है ना। कौन सी बुक ली थी? कोई किताब कौन सी? आर.एल. कोटपाल। तो उसमें फाइलम स्टार फिश पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी नहीं। इतनी अच्छी किताब रखे हैं, इस किताब से पढ़ करके आप IAS बन जाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं है, रखी रहेगी। स्टार फिश में आपका ये क्या है? स्टार फिश की इसमें कैनाल सिस्टम हो, वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। पानी यहाँ से खींच के अंदर ले जाते हैं, और पानी एक रिंग कैनाल के माध्यम से पूरे बॉडी में घूमता है, और रिंग कैनाल से क्या निकलती है? लेटरल कैनाल। ऐसी लेटरल कैनाल, ये लेटरल कैनाल है, और ये लेटरल कैनाल में ऐसे फिर ब्रांचेस होते हैं जिसमें जुड़े होते हैं ट्यूब फिट। क्या जुड़े होते हैं? ये है ट्यूब F कैनाल से यहाँ पानी तेजी से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। पानी जब बाहर निकालेगा तो वैसे इस तरफ जाना है, तो यहाँ पर पानी पीछे की ओर निकालेगा तो आगे की ओर बढ़ जाएगा। फोर्स से पानी, जैसे नाव में आप चप्पू से पानी पीछे हटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में इसको मूवमेंट करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह के ट्यूब फीड होते हैं जो लोकोमोशन में सहायता करते हैं, पानी में तैरने में। साथ में इसी ट्यूब फीड की थिन मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूजन द्वारा स्पिरेटरी मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, या पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इसी को बोलते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम, ये आपका सर्जन में इस किस्म में काम करता है, ठीक है। वो बेसिकली पार्ट है वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें ट्यूब फीड भी कह सकते हैं। हाँ, ट्यूब फीड कह सकते हैं, लेकिन ट्यूब फीड अगर होगा तब कहेंगे ना, जनरली वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद फाइलम कौन सा आ गया? 11वां फाइलम है कॉर्डेटा। टोटल फाइलम कितने हैं? 31, ठीक है। 31 में से ये कितने 10 हैं मेजर फाइलम, और 21 है माइनर फाइलम। जिन फाइलम में कम एनिमल्स हैं उनको बोल रहे हैं माइनर फाइलम, जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। कम एनिमल्स टीनोफोरा में भी है, ये भी माइनर फाइलम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। टोटल फाइलम है 31, लेकिन पढ़ते कितने हैं? 10। टीनोफोरा भी समान तौर पर ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा उसका जिक्र आ जाता है, ठीक। फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा ये हमने मेजर फाइलम की लिस्ट में 10वां है। अगर माइनर फाइलम चौथे वाले को हटा दें तो मेजर फाइलम की लिस्ट में से 10वां होगा। अगर हमारी लिस्ट में 11वां है, तो कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं यहाँ, प्रोटो कॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा। प्राचीन कॉर्डेट्स, और यू मतलब ट्रू कॉर्डेट्स है ना, प्रोटो मतलब एंशिएंट, प्राचीन कॉर्डेट। तो प्रोटो कॉर्डेटा को भी हम 3 ग्रुप में, हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा में डिवाइड करते हैं। हेमी कॉर्डेटा में एग्जाम्पल क्या है इसका?
गैलेनोग्लॉसिस। ठीक है, गैलेनोग्लॉसिस में स्क्रूटरी ऑर्गन क्या होता है? प्रोबोसिस। यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड स्क्रूटरी ऑर्गन है। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। या फ्लैम सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा में दो ग्रुप हैं। एक है एक नैथा। एक नैथा का एग्जाम्पल क्या है? एम्फिऑक्सिस। ठीक है, एम्फिऑक्सिस इसका एग्जाम्पल है एक नैथा का। सही है एग्जाम्पल ये। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? हर्डमानिया या एसिडियंस। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? पेट्रीमोइजॉन और मिक्सिन, है ना? ठीक है, उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया और एम्फिऑक्सिस हो गया। किसमें? एक में उल्टा हो गया। एम्फिऑक्सिस किसमें है? सेफेलोकॉर्डेटा। एम्फिऑक्सिस। ठीक है, और पेट्रीमोइजॉन या मिक्सिन आ जाता है एक नैथा। जिसमें क्या होता है? सर्कुलर माउथ होता है ऐसे। व्हील ऑर्गन पाया जाता है ना। देखिए, माउथ चूंकि ए मतलब नो, नैथा मतलब जा, जबड़ा नहीं है। तो जब जबड़ा नहीं है भोजन को पीसने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जैसे आप लिक्विड डाइट को लेना होता है तो माउथ को कैसा करते हैं? पाइप से जब खींचते हैं बोतल से कोल्ड ड्रिंक को, तो माउथ कैसा बना देते हैं? गोल। सब करते हैं ना, माउथ को गोल बनाते हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि माउथ, ये कोई फिश में चिपक जाते हैं अपने दांतों से और ब्लड को सक करते हैं, लिक्विड डाइट को खींचते हैं। क्योंकि भोजन को पीसने के लिए हम लोगों में अपर जा लोअर जा है, ये जबड़ा है नहीं इसमें। ये जबड़ा नहीं है तो लिक्विड पूरे सेंगी वगैरह होते हैं। ठीक है, पेट्रीमोइजॉन या मिक्सिन कैसे होते हैं? किसी बड़ी फिश में पीछे जाके चिपक जाते हैं, तो उसका ब्लड चूसते रहते हैं, सेंगी वगैरह होते हैं। एक है, और दूसरा कौन सा है? नैथोस्टोमा प्लस एटा। नैथोस मतलब जा, स्टोमा मतलब माउथ। माउथ में जबड़ा पाया जाए ऐसा। एटा मतलब ग्रुप। ठीक है, तो एक नैथा यानी पेट्रीजॉन में स्क्रूटरी ऑर्गन क्या है? कौन बताएगा? नैथोस्टोमेटा में तो आपका आ जाता है कौन कौन सा? पाइसेस, एम्फीबिया, बैक्टीरिया, एरीज, मेमेलिया। इन सब में स्क्रूटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। यहाँ पर भाई एक नैथा में पेट्रीमोइजॉन में स्क्रूटरी ऑर्गन क्या है?
कौन बताएगा? देख के बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि किताब पलटें तो आप कम से कम, हम तो सब बता देंगे, कम से कम किताब तो देखना शुरू करें। जब तक आप किताब नहीं पलटेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना किताब में कहाँ पर दिया है। जब यही नहीं पता किताब में कौन सी चीज़ कहाँ दी तो ऑब्जेक्टिव का कैसे सॉल्व होगा? भाई ऑब्जेक्टिव सॉल्व जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब नहीं होते तो आपको ये तो पता होता है किताब में इस पेज पे यहाँ पर दिया है, हमें भूल रहा है, लेकिन भूलेगा तब जब आप वहां तक पहुंचेंगे। अब किताब भी आपको दे दी जाए और आपको सॉल्व करना पड़े तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर किताब को नहीं पढ़ा अच्छे से। देख के बताइएगा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। सभी कॉर्डेट्स में से जो नेफ्रोस्टोमेटा है जिसमें माउथ में जबड़ा पाया जा रहा है उसमें किडनी, तो किडनी पे ही हम आते हैं। ठीक है, मेन हमें पढ़ना था किडनी, लेकिन ये पूरे लिस्ट किसमें कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये आपको जानना जरूरी है। मिटा दें इसे। ठीक है, मिटा दें। अब किडनी के बारे में हमने काफी कुछ आपसे डिस्कस किया है, क्योंकि टॉपिक तो कंटिन्यूशन में चल रहा है। आपको बताया था किडनी की लोकेशन ये है बैकबोन, शरीर की कौन सी है ये? मेरुदंड। ठीक है, यहाँ पर ये है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम जानते हैं? डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाला ये मस्कुलर। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी में ये है डॉर्सल सरफेस, ये है वेंट्रल सरफेस, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। समझ आ रहा है ना? ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। डॉर्सल सरफेस में किडनी के थोड़ा ठीक नीचे यहाँ पर किडनी। ठीक, ये साइड से देखने पर हमें किडनी दिख रही है और आपको मालूम है यहाँ से पसलियाँ होती हैं, तो ऐसे पसलियों का एक जाल होता है, थोड़ी सी तेज होता है। ये है बैकबोन और यहाँ आगे की ओर स्टर्नम, इसमें ऐसे रिब्स जुड़ लेती हैं। इस वाले भाग में फ्लोटिंग रिब होती है। ऐसे यहाँ पर फ्लोटिंग रिब का मतलब ऐसी पसलियाँ जो आगे स्टर्नम में, आगे की ओर स्टर्नम है, स्टर्नम तक नहीं पहुँचती। ठीक है, ऐसे पीछे की ओर फ्लोटिंग रिब हमें किडनी को सपोर्ट देती है। तो जब भी किडनी की सर्जरी करना होगा तो कहाँ से करेंगे हम? पीछे से, डॉर्सल साइड से। आगे की ओर तो देखिए आपको मालूम है कि पूरा पूरा ये स्टमक है, लीवर है, सब पूरे ऑर्गन है ना आगे, तो उतने सारे ऑर्गन को नहीं निकाल सकते। सबसे आसान तरीका क्या है? पीछे से आप थोरेसिक रिब, यहाँ पर फ्लोटिंग रिब है नीचे लास्ट वाली, तो वहां पर आप जो है उसके नीचे किडनी। ठीक है, सामने से कर देखें, ये बैकबोन है, ये किडनी रीनल, ये एक रीनल आर्टरी है और रीनल आर्टरी से किडनी में शुद्ध रक्त जाता है। और उसमें भी किडनी हमने क्या किया देखिए, ये है राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। थोड़ा सा नीचे है ना राइट किडनी, क्यों नीचे है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लीवर। लीवर का ये लोग बड़ा है ना, इसलिए किडनी नीचे की ओर, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे खिसक जाती है। ठीक है, राइट किडनी थोड़ा सा लेफ्ट किडनी के अपेक्षा थोड़ा नीचे होती है। ठीक है, और ये बड़ा डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ लीवर है, लीवर के पीछे साइड पर ये लोग खिसका देते हैं किडनी को। ठीक है, अब किडनी में रीनल आर्टरी से प्योर ब्लड जाता है और रीनल वेन से इम्प्योर ब्लड वापस वेन में चला जाता है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त लाने और ले जाने की पूरी व्यवस्था किडनी में है और वो ब्लड सभी रेस्पिरेटरी मटेरियल को किडनी तक पहुंचाता है। किडनी उसको छान करके यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है और बाकी ब्लड को वापस रीनल वेन मेन ब्लड सप्लाई में डाल देती है। इस तरीके से आपका ये फिल्ट्रेशन की व्यवस्था है। कुछ भी हानिकारक चीज़ें, कोई मेटाबॉलिक वेस्ट को छान के
अलग करने की व्यवस्था है। और जो नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इंटेस्टाइन से ही डिफिकेशन द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब इस किडनी के स्ट्रक्चर पे हमने एक चीज और बताई थी, किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, यानी किडनी कहाँ पर है, देखिए पीछे बैकबोन है, तो पीछे जब बैकबोन है तो मैं ये तो ऊपर नहीं हटा देंगे, हटा दें ये किडनी, तो पीछे से तो इसको सुरक्षा के लिए कोई मेम्ब्रेन की जरूरत है नहीं, आगे से मेम्ब्रेन, ये देखिए ये डॉर्सल साइड पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वेंट्रल साइड पर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम के बाहर है किडनी। सभी ऑर्गन्स जैसे हार्ट है तो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होती है, ये ठीक है, ये पेरिटोनियल कवरिंग कहलाएगी, पेरिटोनियम की चारों तरफ आवरण होगा पेरिकार्डियल के, लेकिन रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम के बाहर है, अंदर की ओर पेरिटोनियम का फोल्ड है, पीछे की ओर बैकबोन सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए उस टर्म को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कंडीशन पाई जा रही है। और एक और विशेषता होती है किडनी में, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए और निकाल दी जाए तो दूसरी किडनी आकार में बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा काम कर सके। ये नेचुरल सिस्टम में हमारे जो है बहुत सारी चीजें भगवान ने अलग से दी, वैसे किडनी नहीं बड़ी होगी, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक किडनी निकालना क्या कहलाता है, किडनी को बाहर निकालना, कोई भी चीज बाहर काटते हैं तो उसको बोलते हैं टॉमिंग, ठीक है, किडनी को में नेफ्रॉन है तो उसको बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी, क्या बोलते हैं, नेफ्रेक्टोमी। तो नेफ्रेक्टोमी द्वारा किडनी को निकाल दिया जाएगा तो दूसरी वाली किडनी बड़ी हो जाएगी, ताकि जब फिल्ट्रेशन के लोड को कम किया जा सके। ऐसी विशेषता लीवर में होती है, किसी का लीवर खराब हो गया, मान लीजिए ये हिस्सा डैमेज है, तो ये हिस्सा डैमेज है, काम नहीं कर रहा, फंक्शनलेस है, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में जिसका लीवर अच्छा है उसके लीवर से इतना हिस्सा काटा और काट करके इसको काट करके अलग किया और लीवर में इतना हिस्सा जोड़ दिया, ये हिस्सा जोड़ दिया, तो ये व्यक्ति तो बच ही जाता है। इस व्यक्ति के लीवर में अब क्या स्थिति आ गई यार, तो बाद में अपने आप लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, नो लीवर तेजी से फिर अपने साइज को कवर कर लेता है। किडनी, लीवर ये शरीर के मेन ऑर्गन हैं, इसलिए इनमें रिपेयरिंग की क्षमता ज़्यादा दी है नेचर में। एक स्वस्थ व्यक्ति के लीवर में ट्रांसप्लांट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति तो सही हो जाएगा, तो ये लीवर का डैमेज पार्ट भी दोबारा रिकवर कर लेगा। ऐसी किडनी बड़ी हो जाती है अगर कोई किडनी खराब हो जाती है, ताकि शरीर के लोड को कम किया जा सके। ये बेस नेचुरल सिस्टम में कुछ चीज़ों को हमने विशेष सुविधा दी है नेचर में, ठीक है। जल्दी ये ऑर्गन खराब नहीं होते, खराब कब होते हैं, हमारी लापरवाही, जीवन शैली खराब है, दिन भर क्या खाना है, विभिन्न तरह के ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स में गुटखा है, शराब है, तंबाकू है, ये सब। और आजकल खाने में जो हैवी मेटल्स पहुंच रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पहुंच रहे हैं, वो भी किडनी खराब करते हैं। सबसे ज़्यादा किडनी खराब होती है आपकी एंटीबायोटिक दवाइयों से, जो आप दवा खा रहे हैं वो किडनी और लीवर दोनों खराब करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके एंटीबायोटिक दवाइयों से बचना चाहिए, ड्रग्स से बचना चाहिए, और खाने में आपको जो भी डाइट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, जिससे शरीर में लोड कम किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट जो ब्रेकडाउन के प्रोसेस को तेज कर देते हैं, सलाद है, फल है, ये सब चीज़ें शरीर की मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो लोड कम पड़ेगा किडनी लीवर पे, अपने आप शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो आज ये अब हम लोग आगे किडनी के टॉपिक, अभी ये पहले से पता होता ना कि समय है तो हम लोग बड़े ध्यान से शुरू से ही चलते हैं, लेकिन फिर भी किडनी हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, किडनी समझ में आ गई। किडनी के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था ये किडनी का ये वाला पार्ट जो धंसा हुआ है वो क्या कहलाता है, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस से क्या निकलता है, यूरेटर, ठीक है। अब किडनी का
जो डॉर्सल पार्ट बाहरी भाग है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर की ओर भाग है मेडुला। मेडुला में ये रीनल पिरामिड होते हैं जो मेडुला में धंसे होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स भाग इन पिरामिड के बीच में ऐसे अंदर की ओर धंसा होता है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं? ये देखिए, ये क्या है आपके रीनल पिरामिड, और पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स के भाग जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं वो है रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये है रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ये है रीनल पिरामिड। पिरामिड जिस ओपनिंग द्वारा खुल रहा है ये है रीनल पैपिला, ठीक है। ये पिरामिड जहाँ खुलते हैं ये जगह है माइनर कैलिक्स। ये पिरामिड जहाँ, देखिए रीनल पिरामिड कहाँ खुल रहे हैं, ये पैपिला कहाँ खुल रहे हैं, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स जो और बड़े हो जा रहे हैं, जहाँ पर कई माइनर कैलिक्स खुल रहे हैं वो कहलाता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स कहाँ खुल रहे हैं, पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर कहाँ पर जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर आगे जिस डक्ट द्वारा एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो है यूरेथ्रा। उस डक्ट को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक। अब किडनी के अंदर जितने भी रीनल पिरामिड हैं इनमें नेफ्रॉन होते हैं 10 से 12, 8 से 12 रीनल पिरामिड पाए जाते हैं। प्रत्येक रीनल पिरामिड में लगभग 8 से 10,000 नेफ्रॉन्स होते हैं। टोटल लगभग 1 लाख नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया था, एफरेंट आर्टरी और अगली इफरेंट आर्टरी, दोनों के बीच में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस आगे फिल्ट्रेशन करता है वोमन्स कैप्सूल में, वोमन्स कैप्सूल से आगे जो डक्ट निकलती है वो है टीसीटी, फिर डिसेंडिंग लिम्ब, हैंडले लूप, फिर असेंडिंग लिम्ब, और ये लूप कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के एक्सक्रीशन करता है। कलेक्टिंग डक्ट जाकर के एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है डक्ट ऑफ बेलिनी। ये है डक्ट ऑफ बेलिनी, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर फोल्डेड हो जाती है। ये क्या है, डीसीटी। ये है असेंडिंग लिम्ब, ये है हैंडले लूप। नीचे जो जा रही है वो है डिसेंडिंग लिम्ब। ये है पीसीटी, वोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी, ये है एफरेंट आर्टरी। ये स्ट्रक्चर आपको बता चुके थे। एफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आया ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, वहाँ से वोमन्स कैप्सूल में गया, पीसीटी में गया, डिसेंडिंग लिम्ब में गया, हैंडले लूप में गया, और उसके बाद असेंडिंग लिम्ब से होते हुए डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी से कहाँ गया, रीनल पैपिला में डक्ट ऑफ बेलिनी खुलती है, पहुँच गया माइनर कैलिक्स में, ठीक है। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से इसको यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो किडनी इसको छान करके, नेफ्रॉन उसकी यूनिट है, वो छान करके किसी रेस्पिरेटरी फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर एक्सक्रीशन जो हो रहा है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ से जो भी ब्लड वेसल गुजरेगी उस ब्लड वेसल में वाटर, ग्लूकोज, जो काम की चीज़ें हैं वो सब कहाँ जाएंगी, यहाँ से होकर के सीधे सीधे ब्लड वेसल्स में। इस ब्लड वेसल को बोलते हैं वासा रेक्टा। ये लेकर के फिर मेन ब्लड वेसल को पहुँचाते हैं। तो जो भी चीज़ें छन करके ज़्यादा मात्रा में निकल रही थी उनको वासा रेक्टा ये क्या करेगी, वापस ले आएगी,
ठीक है ना, हो गया कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई दिक्कत इसमें? तो आज हम यहीं रोक देते हैं क्लास को, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, यही चैप्टर अभी चलेगा। जो रीनल डिजीज़ हैं उन वो काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करना है तो उनको कल कर लेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो भी दिक्कत हो आप डिस्कस करने के लिए पहले से तैयारी करिए, और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कल, ठीक है।